मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने निर्णायक बढ़त हासिल की, समर्थकों में खुशी की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक मिले रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। राज्य के शिल्पकारों और महिला स्व सहायता समूहों ने रायपुर में दिवाली के लिए आकर्षक चीजों की बिक्री के लिए लगाई प्रदर्शनी। और राजनांदगांव में आयोजित दीक्षांत समारोह में महिला नव आरक्षकों ने ली पद की शपथ, कहा देश सेवा के लिए रहेंगी समर्पित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव जीत की ओर अग्रसर हैं। 18 राउंड की गिनती तक कांग्रेस उम्मीदवार 25,000 से ज्यादा वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह से आगे बने हुए हैं। इसे निर्णायक बढ़त बताया जा रहा है। देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। आज सुबह मतगणना शुरू होते ही शुरुआत से ही कांग्रेस उम्मीदवार आगे रहे। मतगणना आगे बढ़ने के साथ साथ कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज हो रही मतगणना में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह वोटों की गिनती में दूसरे नंबर पर हैं। पेंड्रा स्थित गुरुकुल विद्यालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह से वोटों की गिनती का काम शुरू है। इस चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि मरवाही उपचुनाव के लिए बीते 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रही मतगणना में भी शाम तक एनडीए की बढ़त बरकरार है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी कांटे की टक्कर ले रहा है। बिहार में किसकी सरकार बन रही है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वोटों की गिनती में शुरुआत से ही एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक भाजपा ने 4 सीट जीत ली है, जबकि 69 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसी तरह जेडीयू के 2 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं और 41 सीटों पर आगे हैं। आरजेडी ने 2 सीट जीत ली है और 71 सीटों पर बढ़त हासिल की है। कांग्रेस 1 सीट जीतकर 19 पर आगे है। वहीं एआईआईएम के 5 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस चुनाव में जिन दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज होने वाला है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य नेता शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के लिए करीब 57% वोटिंग हुई है। फिलहाल वोटों की गिनती का काम जारी है और सभी सीटों के अंतिम नतीजे देर रात तक घोषित होने के अनुमान हैं। बिहार में मतगणना के लिए सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 51 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। औसतन हर सीट पर 35 राउंड की गिनती होगी। मतगणना के लिए 1,06,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ईवीएम की संख्या ज्यादा होने की वजह से इस बार मतगणना में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। उधर मध्य प्रदेश में भी 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतगणना हो रही है। यहां भाजपा ने 3 सीट जीत ली है, जबकि 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस का एक प्रत्याशी विजयी हुआ है, जबकि 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
इस वर्ष दीपावली, छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस के मौके पर पटाखा फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में भी पटाखों के इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश में अधिकारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने और 100% पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार इस वर्ष केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनके ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो। वहीं इस बार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल ने प्रदेश के प्रमुख 7 शहरों में वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण का स्तर बढ़ सकता है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित विवेकानंद सरोवर के किनारे छत्तीसगढ़ लोक कला संसार शिल्प संसार के नाम से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शिल्पकारों के साथ खुद ही चाक चलाकर मिट्टी का दिया भी बनाया। ये प्रदर्शनी रायपुर जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों, माटी कला बोर्ड, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम और खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अलावा अन्य शिल्पकारों द्वारा लगाई गई है। प्रदर्शनी स्थल पर मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों के साथ उनकी कला को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे दीपक और पूजन सामग्री बनाने वालों की दिवाली भी बेहतर करने के लिए उनसे ही चीजें खरीदें। दिए की मिट्टी और पूजन सामग्री का निर्माण करते हैं, उसका विक्रय करते हैं और मैंने नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है तो उन्हें किसी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए और उनके बैठने के और उनके विक्रय करने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, हमारे जो स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनके द्वारा भी गोबर के दिए और पूजन सामग्री और बहुत सारे जो दीपावली के समय जो सामानों का अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुम्हारों से उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान करने और मिट्टी पर लगने वाला टैक्स नहीं लेने के निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। मैं समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। कोंडागांव जिले में 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले महिला और पुरुष माओवादी बीते कई वर्षों से कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, जगदलपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थे। इन माओवादियों पर कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। श्री तिवारी ने बताया कि पुरुष माओवादी वर्ष 2005 से बाल संगठन में शामिल होकर माओवादी गतिविधियों में संदिग्ध था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादियों की गलत नीतियों और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया। एक खूंखार मिलिट्री बटालियन है जिसका नाम है कंपनी नंबर 6, उसके एक प्लेटून डिप्टी कमांडर और एक सेक्शन सदस्य ने शासन की मुख्य धारा की और विकास की जो नीति है उससे जुड़ने का निर्णय लिया है और उन्होंने हमारे समक्ष सरेंडर आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। इसमें जो दोनों नक्सली हैं इन्होंने 8-8 लाख का इनके ऊपर इनाम था, अतः कुल 16 लाख के 2 नक्सली हैं ये हमारे समक्ष सरेंडर कर रहे हैं। इनमें एक पुरुष है तथा एक महिला नक्सली भी मौजूद है।
उधर दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने बदलेम एड़का यानी बदलता मन अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत माओवादियों के परिजनों को समझाइश देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का उद्देश्य रखा गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि अभियान के तहत माओवादी विचारधारा पर रोक लगाने का काम किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी समस्या की वजह से प्रभावित हो रहे आदिवासी संस्कृति को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में बारदाना, फड़ की साफ सफाई और तराजू सत्यापन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। महासमुंद में धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने कहा कि आगामी कुछ दिनों के अंदर ही खरीदी संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। जिले में 81 समितियों के 127 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी होगी। इन खरीदी केंद्रों पर करीब 1000 नए चबूतरे बनाए गए हैं। जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी DL नायक ने धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर जानकारियां दी। महासमुंद जिले में वर्तमान में 81 समिति हैं और 49 समिति अभी कार्य रूप में परिणमित नहीं हुआ है, जिसका अभी वो होना बाकी है। तो अभी फिलहाल तो 81 समिति में पंजीयन का कार्य चल रहा है, जिसमें 127 उपार्जन केंद्र हैं। अभी तो जो समिति में जो तैयारी चल रही है, फड़ों की साफ सफाई हो रही है, शासन की ओर से चबूतरा निर्माण किया जा चुका है, माइलोमीटर का कैलिब्रेशन भी किया गया है, काटापाट का सत्यापन हो चुका है। इस बार खरीदी का लक्ष्य तो वैसे रिपोर्ट लिखित में नहीं है, लेकिन लगभग 75,000 के आसपास, 75 लाख कुंटल के आसपास होने की उम्मीद है। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव RP मंडल ने राज्य में धान खरीदी के लिए नए केंद्र बनाने का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री मंडल ने आज मंत्रालय में खाद्य और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जाने संबंधी जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से धान के अवैध रूप से परिवहन और अवैध रूप से बिक्री खरीदी पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। श्री मंडल ने विभागीय अधिकारियों को इस महीने के अंत तक धान खरीदी से संबंधी सभी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा। बैठक में गोधन न्याय योजना के बारे में भी चर्चा की गई। राजनांदगांव में आज आयोजित दीक्षांत समारोह में 57 महिला नव आरक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से प्रशिक्षण लेने वाली इन महिला आरक्षकों में से 42 नव आरक्षक अनुकंपा नियुक्ति के तहत आई हैं। इनमें वे महिलाएं शामिल हैं जिनके परिजन माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। दीक्षांत समारोह में आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सलामी दी। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि माओवादी समस्या को खत्म करने के लिए महिलाओं का पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना गौरव की बात है। जो महिला नवारक्षक है वो बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और जैसा कि मैं अपने स्पीच में भी बताया, इसमें बहुत सारी महिला नवारक्षक जो शहीद परिवारों से हैं और उन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बस्तर क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर नक्सलियों से लोहा ले रही हैं और साथ ही साथ न केवल ऑपरेशन में जाती हैं बल्कि आईडी जैसे निकालने का, उनको डिफ्यूज करने का दुष्कर कार्य जो चैलेंजिंग काम होता है उसको भी कर रही हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ों का उनको ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट्स की जो टैक्टिक्स होती है उसकी ट्रेनिंग दी गई है। शपथ लेने वाली नव आरक्षकों ने अपनी नियुक्ति को देश सेवा के लिए समर्पित बताया। समारोह में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और नव आरक्षकों के परिजन भी मौजूद थे।
पाकिस्तान की जेल से करीब 6 साल बाद रिहा होने के बाद जांजगीर चांपा जिले का एक युवक सकुशल अपने गांव पहुंच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार मालखरौदा ब्लॉक के पेहरीद गांव का एक परिवार वर्ष 2014 में ईंट भट्टे में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर गया था। परिवार का एक युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और गलती से भारत की सीमा को पार कर पाकिस्तान चला गया था, जहां से इस युवक को गिरफ्तार कर पाकिस्तान की जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। लापता युवक की काफी तलाश के बाद जब परिजनों को उसके पाकिस्तान में होने की जानकारी मिली तो विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से वापसी के बाद इस युवक को उसके गांव वापस पहुंचा दिया गया है। मालखरौदा के पीरीत का रहने वाला घनश्याम जाटवर, जो 2015 में जम्मू कश्मीर कमाने खाने गया हुआ था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो भटकते हुए पाकिस्तान चला गया था, जो अभी वहां से वापस आ गया है। हमारे जिले से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के द्वारा एक संयुक्त टीम रवाना की गई थी। टीम उसको सकुशल लेकर वापस आ गई। लापता युवक के घर लौटने से उसके परिजन भी काफी खुश हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।